जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में जो इस समय इससे पहले था हमारा, वो जलवायु देख रहे थे। ठीक है, जलवायु कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना था उतना कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत जो अलग से था उसे बताया नहीं गया, वो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं था, इसलिए नहीं बताया गया। ठीक है, नहीं उतना कंप्लीट है। ठीक, तो हम लोग जलवायु देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, जो मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं भारत में। ठीक है, 7 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये मिट्टियाँ हैं। अब अलग अलग मिट्टियों की अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। आप जानते ही हैं कि और मतलब उनकी उपजाऊता भी होती है। उर्वरता हो गया या उर्वरता हो गई या उसरता हो गया। ठीक है, कि मतलब कम उपजाऊ है या ज़्यादा उपजाऊ है, ये भी हो सकता है। और किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की वनस्पतियां होंगी, किस प्रकार के खाद्यान्न पदार्थ उगाए जा सकते हैं, उनमें क्या खनिज पदार्थ होंगे, ये भी तो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप यही सब देखेंगे हम लोग। और ये मिट्टी है, तो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कोई ना कोई कारक होंगे, तो उनको देखेंगे। ठीक, तो आप क्या करेंगे आप हम लोग कई सारे मतलब टॉपिक देख चुके हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग जो शुरू किए थे वो भारत की स्थिति एवं विस्तार, फिर भारत के द्वीपों के बारे में पढ़े थे कि मतलब अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप तो हैं, लेकिन और छोटे छोटे लिफांटा द्वीप, ये जो भी लिफांटा द्वीप मुंबई हाईवे ठीक है, ह्यूलर द्वीप था। ठीक है, यहाँ पास मन्नार द्वीप, ये सभी सब देखे थे। ठीक है, ये सब देखे ही थे, इसे बताने की जरूरत नहीं। द्वीपों के बाद हम लोग चट्टानों के बारे में देखें कि चट्टान किस तरह है, वो सब देखें। भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनके बारे में। इसके बाद फिर हम लोग आए थे हिमालय पर, मतलब चट्टानों के बाद फिर हिमालय की विशेषताओं में हिमालय की उत्पत्ति देखें, हिमालय की विशेषता देखें। इसके बाद फिर वो सभी हिमालय देखें, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इधर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ सब देखें। फिर दर्रों के बारे में भी देखें। ठीक है, ये सब देखते हुए फिर नदियों के बारे में टॉपिक शुरू किए, तो नदियाँ भी कंप्लीट ही कर ली हैं। उत्तर भारत की नदियाँ जितनी भी थी और दक्षिण भारत की नदियाँ, मतलब जो यहाँ पास हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ये सब देख लिए हैं। फिर इसके बाद मैदानों को देखें, वो भी कंप्लीट ही हो गया। फिर मानसून शुरू किए थे। मानसून में हम लोग मतलब मानसून का मतलब जलवायु देखें। फिर इसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मानसून देखें, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, उसकी उत्पत्ति कारक, भारत में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, मानसून विच्छेद, मानसून का लौटना, ये सब देख चुके हैं। ठीक, तो आप लोग सब देखेंगे ना। ठीक, अब हम आज शुरू करेंगे भारत की मिट्टियाँ। चलिए आइए देखते हैं। ठीक, अभी हम मिट्टी इसमें दिखाए नहीं है, कहाँ कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ बताई जाती है। जो जो मिट्टियाँ पढ़ेंगे, जैसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखेंगे, तो जलोढ़ मिट्टी इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में देख लेते हैं। और मरुस्थलीय मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ थोड़ा बहुत पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी यहाँ पाई जाएगी, इस पूरे क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी यहाँ पाई जाएगी, ये सब देखेंगे। पीट मिट्टी जहाँ पर दलदली क्षेत्र है वहाँ, तो हम ये सब बना देंगे। जो जो पढ़ते जाएंगे उसको उसको हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो आज हम क्या जाने आप मिट्टी। ठीक है, मिट्टी, ठीक, सॉइल। सबसे पहले प्रश्न ये है कि मिट्टी होती क्या है, यही तो बात करें। ठीक है, मिट्टी देखिए, मिट्टी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। फिर इसके बाद मिट्टी ऊपरी सतह पर होती है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह पर जो पतली परत पाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो असंगठित है, एक संगठित रूप में तो है नहीं। असंगठित एवं बारीक रूप में जो पृथ्वी की सतह की ऊपरी जो परत है, उसे क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी है, पृथ्वी के आप जानते हैं पृथ्वी के चारों तरफ है। ठीक है, तो मिट्टियां होंगी जहाँ स्थल होंगे, स्थल में एक परत पदार्थ पाई जाएगी जो सबसे ऊपरी स्तर पर होगी। ठीक है, परत पदार्थ, लेकिन वो संगठित नहीं होगी। संगठित का मतलब निश्चित मात्रा किसी चीज की नहीं होगी। ठीक है, और असंगठित है, इसका मतलब वो असंगठित हो गया। ठीक है, और बारीक कण होते हैं, बारीक कण तो हम जानते हैं। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी पृथ्वी की परत जो असंगठित व बारीक
कणों से निर्मित है। ठीक है, निर्मित है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत जो असंगठित एवं व बारीक कणों से निर्मित है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में इसी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग परिभाषा है, जैसे अमेरिका की जो साइंटिस्ट है वो जो बताइए। ठीक है, उसका अलग परिभाषा, मतलब मुख्य रूप से यह है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो असंगठित व बारीक कणों से निर्मित है। असंगठित एवं बारीक कणों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी परत जो पतली है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। वही चीज है जो बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा पृथ्वी की ऊपरी परत जो असंगठित एवं बारीक कणों से निर्मित वह मिट्टी कहलाती है, या असंगठित एवं बारीक कणों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। या उस रूप में लिखिए या तो इस रूप में लिखिए। ठीक है, ठीक। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ठीक है, जो बारीक कणों में असंगठित है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, जैसे आप दूसरी परिभाषा, जैसे अमेरिकन जो परिभाषा दी गई है उसे क्या कहें? वहां की जो मतलब जो कृषि की साइंस की है जो, ठीक है, असंगठित में इसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी की ऊपरी परत तो होगी ही होगी, इसमें तो कोई पृथ्वी की ऊपरी परत जो मतलब खनिज पदार्थों कणों जो बारीक कणों से निर्मित है। ठीक है, खनिज पदार्थों जो बारीक कणों से निर्मित है उसे ही क्या कहा गया? वहां पास ये कहा गया कि जो प्राकृतिक रूप से पौधों को मतलब निर्मित करने में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, उसे मिट्टी कहा गया। वहां पास ये कहा गया कि जो प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं? पौधों को निर्मित करने में सहायक होते प्राकृतिक रूप से। ठीक है, पौधों के निर्मित में सहायक के निर्मिति में सहायक। ठीक है, निर्मिति में जो सहायक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। पृथ्वी की ऊपरी परत तो होगी जो खनिज पदार्थों से बनी होगी। पृथ्वी की ऊपरी परत जो बारीक खनिज पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों के निर्माण में सहायक होती है, उसे क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। ये अमेरिका में जैसे कहा गया। ठीक है, तो ये है मिट्टी की समान परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, तो इतना समझ में आया, इतना लिखना है, आप इतना लिख लेंगे। ठीक, चलिए, तो मिट्टी समझ में आ गई। मिट्टी कई प्रकार की होती है, मतलब इस रूप में मिट्टी जो भारत में हम लोग देखते हैं कि उसकी उपजाऊ के रूप में देखते हैं। ठीक है, उसके कलर के रूप में ये सब लाल मिट्टी, काली मिट्टी के कलर के रूप में हो गया। फिर उपजाऊ के रूप में जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा गया, लैटेराइट। तो मतलब इनमें हम ये देखेंगे कि अलग अलग मिट्टियां, लेकिन अगर हम समान रूप से ऐसे देखते हैं कि क्षेत्रीय मिट्टी कैसे क्या है, इस तरह के रूप में, आंतरिक मिट्टी क्या है, क्षेत्रीय में, इस तरह का अलग अलग है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन हम भारत की जितनी मिट्टियां हैं वो केवल इस रूप में देखेंगे कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट, जलोढ़, इस प्रकार देखेंगे। ठीक है, उसके बारे में भी समान चर्चा करेंगे, जैसे कि जो है क्षेत्रीय मिट्टी है उनके बारे में भी इस तरह समान चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, कोई परेशानी मत नहीं। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि इनको कोई ना कोई कारक प्रभावित करेंगे। कारक प्रभावित कारक लिखिए। कोई ना कोई कारक क्या होगा? प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। ठीक, तो 5 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मिट्टी है, जैसे आप देखिए, हम लोग जलवायु देखे थे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक थे। ठीक है, मानसून देखें तो उसमें अलग अलग कारक देखें। तो प्रभावित करने वाले कारक, तो मिट्टी को भी कोई ना कोई कारक ऐसे होंगे जो मिट्टी को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यह जिससे मिट्टी निर्भर होगी जिस पर। ठीक है, उसमें एक सबसे पहले तो मूल चट्टान है। ठीक है, एक लिखिए मूल चट्टान या जनक चट्टान लिख लीजिए, मूल चट्टान या जनक चट्टान। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे हम? स्थलाकृतियों के बारे में। क्या? उच्चावच लिखिए, मुख्य रूप से उच्चावच और स्थलाकृति, उच्चा या स्थलाकृतियां। तीसरा अगर हम लिखना चाहें तो जलवायु एक हो गया, जलवायु भी होता है प्रभावित करता। ठीक है, जलवायु मुख्य रूप से तापमान,
हम लोग जलवायु देख ही चुके हैं। अब उसमें मुख्य रूप से क्या रहता है, जलवायु में मुख्य रूप से तापमान और वर्षा, ठीक है, वर्षा या आर्द्रता जो भी कहें, ठीक, वर्षा आर्द्रता जो भी कह सकते हैं, जलवायु में यही दो फैक्टर मुख्य रूप से होते हैं, ठीक। इसके बाद आप समझ जानते हैं एक जैविक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। जैविक पदार्थ का मतलब उसमें तत्व भी तो कोई ना कोई पाए जाते हैं, जैसे मतलब हम जानते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पदार्थ जो पाए जाते हैं वो जैविक क्षेत्र में आते हैं। मतलब और इसमें ये कारण भी हो सकता है कि कुछ पदार्थ जैसे सड़ गल गए, जैसे पेड़ पौधे दब गए, सड़ गए, तो वो भी तो मिट्टी को प्रभावित करता है ना, तो वो भी जैविक पदार्थ में ही आ जाएगा, ठीक है। और एक कारक है जो कह सकते हैं समय, क्या, समय, ठीक है। तो ये है 5 हो गए, हाँ ठीक। मूल चट्टान या जनक चट्टाने, ठीक है। मूल चट्टाने या जनक चट्टाने समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं मूल चट्टाने या जनक चट्टाने उच्चावच या स्थलाकृतियां, जलवायु, तापमान, वर्षा, जैविक पदार्थ और समय, ठीक है। ये 5 कारक हैं जो मिट्टी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसमें निष्क्रिय कारक हैं जो, इसमें देखिए मूल चट्टान जो है, मूल चट्टाने और उच्चावच और एक ये है समय, ये क्या है, ये 3 है निष्क्रिय कारक, ठीक है। निष्क्रिय नियंत्रक कारक जो मिट्टी को नियंत्रित तो करते हैं लेकिन निष्क्रिय है, ठीक है। बहुत समय, जैसे मूल चट्टाने अभी हम लोग देखते हैं, ये निष्क्रिय और सक्रिय क्या होता है, और ये दोनों जो होते हैं ये सक्रिय कारक होते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये है सक्रिय नियंत्रक कारक, लिख लीजिए इसे, सक्रिय नियंत्रक कारक। और ये तीनों आप इस समय को उठा के यहाँ पास कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्षेत्र यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, और ये दोनों नीचे कर लीजिएगा। तो यहाँ मूल चट्टानी, उच्चावच और समय को क्या करेंगे, निष्क्रिय नियंत्रक कारक, और ये क्या होंगे, सक्रिय नियंत्रक कारक। देखिए सक्रिय नियंत्रक कारक, निष्क्रिय नियंत्रक कारक क्या है कि ये जलवायु और जैविक पदार्थ लगातार मिट्टी को परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। लगातार उसकी ऊर्जा में परिवर्तन रहता है मिट्टी के, ठीक है। अगर जलवायु किस प्रकार है उसी अनुसार मिट्टी निर्धारित होती है, जैविक पदार्थ किस प्रकार है उस अनुसार मिट्टी निर्धारित होती है, इससे लगातार निर्धारित होती है। लेकिन समय के हम मान लेते हैं 100, 200, 300, 500 साल, 1000 साल, इस तरह समय लगता है मिट्टी को परिवर्तन होने, तो ये निष्क्रिय कारक है। और उच्चावच भी इसी अनुसार होता है। और मूल चट्टाने भी एक बार टूट गया तो उसको फिर से टूटने में बहुत समय लगा, ठीक है, मतलब काफी समय लगता है, तो ये एक निष्क्रिय कारक है। तो निष्क्रिय कारक ये और ये है। सक्रिय जो नियंत्रक कारक है वो 2 है, एक जलवायु और एक जैविक पदार्थ, ठीक है, लिख लिए, ठीक। रफ करें, अब एक एक करके देख लें मूल चट्टाने क्या है, ये क्या है, ये सब एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो रफ कर रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। सक्रिय नियंत्रक कारक, निष्क्रिय नियंत्रक कारक, का मतलब यही है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है कि वो पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसका काम नहीं। और सक्रिय का मतलब ये है कि लगातार चल रहा है, ठीक है। निष्क्रिय का मतलब अब उसका काम बंद हो चुका है, ठीक है, फिर कभी उठेगा फिर बंद हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक। अब हमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या था, मूल चट्टान, ठीक है, या जनक चट्टान, मूल चट्टान। मूल चट्टान क्या है, ठीक, मिट्टी मूल चट्टानों से ही बनती है, ठीक है। जितनी भी मिट्टियां बनी वो मूल चट्टानों से ही बनी है। अब मूल चट्टानों से कैसे बनी, आप देखिए, मान लेते हैं क्या, देखिएगा, मान लेते हैं ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है, इसमें लगातार वर्षा हो रही, ठीक है, इसमें लगातार वर्षा हुई, ठीक। और इसके बाद फिर वर्षा बंद हुई, सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही हैं, वर्षा हो रही, सूर्य की किरणें लगातार बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वर्षा और सूर्य की किरणें लगातार पड़ेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, ठीक है। और जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी बहेगा, अपने साथ जो ऊपर वाला क्षेत्र है उसको अपरदित करके ले जाएगा, ठीक है। तो वो जो छोटे छोटे बारीक कण होते हैं वो इसी से निर्मित होते हैं। पहले इस तरह रहेगा पदार्थ, इसके बाद कैसे हो जाएगा, फिर खंडित रूप में हो जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच से खंडित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह हो जाएगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़े बड़े रूप में ऐसे ऐसे हो जाएगा, और फिर बारीक कण के रूप में ऐसे 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 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये स्थिति सबसे पहले थी चट्टान की, फिर ये स्थिति में ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर इसके बाद ये स्थिति बनी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, लगातार सूर्य और वर्षा के कारण होता है, ठीक है।
वर्षा हो रहा है लगातार, ठीक है, फिर बंद हो गई, सूर्य की किरणें पड़ रही, कमजोर हुई चट्टान, फिर वर्षा, मतलब 1-2 दिन की क्रिया तो नहीं है, ठीक है, कि आप सोच रहे हैं कि अब की वर्षा हुई और चट्टानों को तोड़कर तुरंत मिट्टी बन जाए, ऐसा नहीं होता, समय लगता है, ठीक है, 50 वर्ष 100 वर्ष, ठीक है, 1-1000 वर्ष तक जब मिट्टियां लगातार ऐसा क्रिया चलती रहती है तो वो मिट्टी परिवर्तन होता है। तो आधार चट्टानें जो होंगी वो लगातार जब टूटती हैं तो उन्हीं से मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये मूल चट्टानें क्या है, सभी जितनी भी मिट्टियां बनी है उनका मूल आधार है कि मूल चट्टानों से ही बनी होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, मिट्टियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है। मिट्टियों को बनाने में इसकी भूमिका क्या है, प्राथमिक है, ठीक है। प्राथमिक का मतलब सबसे पहले, अगर ये मूल चट्टानें टूटेंगी ही नहीं तो मिट्टी बनेगी ही नहीं, तो मिट्टियों को बनाने में इसकी भूमिका प्राथमिक है, ठीक है। तो मूल चट्टानें वही है जिससे मिट्टी बनी है, ठीक है। अब यहाँ ये मूल चट्टान है, ये मूल चट्टानों पर क्या हो रहा है, लगातार वर्षा और सूर्य जब पड़ता है तो ये टूटता है, ठीक है। वर्षा व सूर्य की किरणों चट्टान पर पड़ने से चट्टान क्या होती है, चट्टान लगातार टूटती है, ठीक है। चट्टान पर पड़ने से चट्टान लगातार क्या होती है, कमजोर होती है, कमजोर होती है और किसमें रूपांतरित हो जाती है। और आगे क्या लिखेंगे, वर्षा एवं सूर्य की किरणें चट्टानों पर पड़ने से चट्टान लगातार कमजोर होती है, ठीक है। जैसे जैसे लगातार पड़ेगी वैसे वैसे कमजोर होगी और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, आगे मिट्टियों में रूपांतरित हो जाएगा। चट्टान किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मिट्टियों में रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। मिट्टियों को सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे इसमें कि मिट्टियों को बनाने में इसकी प्राथमिक भूमिका होती है, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे वर्षा एवं सूर्य की किरणें चट्टानों पर पड़ने से चट्टान लगातार कमजोर होती है और धीरे धीरे किसमें रूपांतरित हो जाती है, मिट्टियों में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये इस रूप में नहीं है, वो तो स्तर के रूप में चलेगा, लंबवत स्तर के रूप में। लंबवत मान लेते हैं ये पृथ्वी का एक क्षेत्र है जो लंबवत काटा गया, ठीक है। मान लेते हैं ये है पृथ्वी, इसका एक क्षेत्र जो ऐसे लंबवत गहराई से काटा गया वो वाला क्षेत्र ये उठाएं, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये क्षेत्र हो गया सबसे आधार चट्टाने, फिर इसके बाद ये चट्टाने क्या है, दृढ़ है, ठीक है, बहुत ज्यादा दृढ़ है, ठीक। इसमें लगातार जब सूर्य की किरणें सब कुछ पड़ रहा है तो ये ऊपर वाली चट्टाने क्या हो गए, धीरे धीरे टूट रही है, ठीक है। और ये क्या हो गए, थोड़ा थोड़ा ऐसे रूप में होते चले गए, ठीक। ठीक है, ऐसे हो गए। फिर जब और वो हुआ तो थोड़ा और इस तरह हो गए, थोड़ा उससे छोटे छोटे, और जब और वो हुआ तो ये छोटे 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 ऐसे ऐसे ये हो गए मिट्टी, ठीक है। आप ध्यान कीजिए कि ये स्थिति लगातार बन रही है, ये पूरी चट्टान है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये जो पूरा था पहले चट्टान था, ठीक है। पहले ये पूरी चट्टान में क्या हुआ, जब सूर्य की किरणें और वर्षा हो रही तो पहले इस स्थिति में थे तो फिर इस स्थिति में पहुंची, ठीक है। इस स्थिति के बाद इस स्थिति में पहुंचे और बाद में बारीक कणों के रूप में हो गए, और यही बारीक कण हमारी मिट्टी कहलाती है, ठीक है। ये जो है यही मिट्टी है, ठीक। तो समझ रहे हैं, ठीक है। तो मिट्टी यही है। तो वर्षा एवं सूर्य की किरणें चट्टानों पर पड़ने से चट्टान लगातार कमजोर होती है और वो किसमें रूपांतरित हो जाती है, मिट्टी में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है। इतना लिख लिए, आगे चले, चलिए। ये निष्क्रिय कारक है, ठीक है। ये निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। निष्क्रिय का मतलब ये हो गया, अब मान लेते हैं ये टूट चुकी है चट्टानें, अब लगातार इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। ये चट्टान तो उसी प्रकार है, ठीक है। इसका मतलब एक बार सक्रिय होने के बाद ये निष्क्रिय हो गया, लगातार अब नहीं ऊर्जावान नहीं है कि जो मिट्टी को लगातार परिवर्तित करेगा।
अब ये इसके परिवर्तन से इसके परिवर्तन में अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस मिट्टी में। लेकिन जब ये लगातार जब कभी टूटेगा तो क्या होगा, इसकी मोटाई भले बढ़ सकती है लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, चट्टाने लगातार तोड़े टूटते हुए आएंगे उसके ऊपर तो उसकी मोटाई बढ़ सकती है, ठीक है। कहीं से आकर एकत्रित हुई तो इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी या कम भी होती जाएगी। अगर उसका अपर्दन बहुत ज्यादा हो रहा है मिट्टी का, यहाँ से नदियां बह रही हैं और उसका अपर्दन ज्यादा हो रहा है तो उसकी मोटाई कम भी हो जाएगी, या कहीं से मिट्टी ला रही है नदियां तो इसकी मोटाई बढ़ भी सकती है। लेकिन इस आधार चट्टानों जिससे बनी होगी उसका तो इतना महत्व है कि मिट्टी को बना देना, ठीक है। ठीक, दूसरा कारक हम लोग दूसरा कारक देखें, उच्चावच। क्या देखे हैं, उच्चावच, ठीक, या स्थलाकृति, स्थलाकृति, ठीक है। उच्चावच या स्थलाकृति, ये क्या है इसको देखते हैं। उच्चावच और स्थलाकृति क्या है, आप लोग जानते हैं। उच्चावच या स्थलाकृति एक ही स्थान पर समतल चीज तो है नहीं, ठीक है। कोई भी क्षेत्र पूरी तरीके से समतल नहीं है, कहीं ऊंचा है, कोई क्षेत्र ऊंचा उठ गया है, कोई नीचे हो गया है, कोई फिर समतल। अगर क्षेत्र देखेंगे तो कुछ समतल है फिर ऊंचाई पर है, फिर इस प्रकार स्थिति है, पर्वत है, फिर घाटियां हैं, इस प्रकार के क्षेत्र हैं। तो स्थलाकृतियां का मतलब ये हो गया कि एक जैसी स्थलाकृति नहीं है, भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां हैं। उच्चावच भिन्न भिन्न है, ठीक है। उच्चावच का मतलब ये हो गया कि कहीं की स्थिति अलग है, कहीं स्थिति अलग है, ठीक है। मतलब उनकी स्थलाकृतियां ही मुख्य रूप से अलग है। तो अब क्या होगा, जो क्षेत्र ऊपर होगा, ठीक है, वहां सूर्य के प्रकाश की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन जब बहुत ज्यादा क्षेत्र के ऊपर पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश उतना अनुभव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है क्षोभ मंडल में, उसके ऊपर वाले मंडल पर नहीं बढ़ता, फिर उसके बाद फिर इस तरह होता है, ठीक है, मतलब कम होता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर पर जाने पर तापमान कम होता है। जब तापमान कम होगा तो स्थलाकृति जो ऊपर होंगी वहां तो उस प्रकार की वनस्पति उगी नहीं पाएंगी, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्र नीचे होगा वहां क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। ऊष्मा प्राप्त होगी मतलब सूर्य की किरणें अनुभव करेंगी। तो स्थलाकृतियां जिस प्रकार की मान लेते हैं ऊंचाई पर है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र समतल है, कम ऊंचाई पर है, ठीक है, ये ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे क्षेत्र है। मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र तो बर्फ से ढका होगा क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। इस वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें मिल रही होंगी लेकिन यहाँ ढलान है, ठीक है, तो ये उतना अनुभव नहीं करेगा और यहाँ हल्का शीत होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है। ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान घटता है। और ये जो मान लेते हैं समतल क्षेत्र है तो यहाँ तापमान ज्यादा होगा, तो यहाँ की जो स्थलाकृति है भिन्न है, जिस कारण से यहाँ की जो मिट्टी होंगी अलग होंगी, ठीक है। यहाँ की मिट्टी अलग होंगी, यहाँ की मिट्टी अलग होगी, यहाँ की मिट्टी अलग होगी, ठीक है, क्योंकि तापमान अलग अलग मिल रहा होगा ना। तापमान जब अलग अलग होगा सूर्य की किरणें भी होंगी, और यहाँ स्थल में पानी ज्यादा रुक नहीं पाएगा तो ये जो भूमिगत जल है वो भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये समतल है तो यहाँ भूमिगत जल ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास पानी अवशोषित किया है, यहाँ पास पानी तो ज्यादा अवशोषित नहीं किया। तो ये स्थलाकृतियां मुख्य रूप से ये बताती है कि वहां की स्थिति, उस मिट्टी की स्थिति क्या है, कि हो सकता है सूर्य की किरणें ज्यादा ले रही हो, मतलब जो तो ज्यादा टूटेगी, बारीक कणों में विभाजित हो जाएगी। और यदि ऊपरी क्षेत्र है स्थलाकृति मतलब यदि मान लेते हैं कोई पर्वत के ऊपरी शिखर पर है कोई मिट्टी, उसमें जो नमी होगी वो कम होगी, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र पर आएंगे उसमें नमी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो अवशोषित ज्यादा किया, ठीक है। ठीक, तो स्थलाकृति भी क्या करती है, मुख्य रूप से मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है कि उस उच्चावच की स्थिति, जिस प्रकार उच्चावच की स्थिति होती है, प्रकार की उच्चावच की स्थिति उसी अनुसार क्या होगी, उसी अनुसार मिट्टी भी होगी, ठीक है, अनुसार मिट्टी, ठीक है। स्थलाकृतियां भिन्न भिन्न है, इसमें मान लीजिए जैसे भूमिगत जल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा, ठीक है। समतल क्षेत्र में जैसे उत्तर भारत में भूमिगत जल ज्यादा है, ठीक है, तो जहां तक मिट्टी है वहीं तक भूमिगत जल भी है, ठीक है। लेकिन आप कहें कि हम चले जाएं पर्वतीय क्षेत्र पर, क्या वहां भूमिगत जल इतना ही होगा जितना यहाँ समतल क्षेत्र में होगा, उतना नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्थिति क्या होगी, अब भूमिगत जल अब मिट्टी को प्रभावित करेगी ना, और जब मिट्टी को प्रभावित करेगी, जहाँ पास ज्यादा जल होगा वहां पास खेती ठीक ठाक होगी, जहाँ जल नहीं होगा तो वहाँ काफी और चाय जैसी खेती होगी, ठीक है। ठीक,
तो भूमिगत जल, जैसे अब जहाँ भूमिगत जल होगा तो वहाँ धान जैसी खेती किया जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार की उच्च आवाज की स्थिति उसी अनुसार मिट्टी भी होगी, जैसे भूमिगत जल। और सूर्य की किरणें भी इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें, आप जानते हैं कि हिमालय के जैसे पहाड़ी जो पहाड़ है, पहाड़ के जो ऊपरी स्तर पर है ज्यादा ऊष्मा मिल नहीं पाती, ऊष्मा यहाँ ज्यादा मिलती है और यहाँ सर्वाधिक होती है। तो ये ऊष्मा भी तो एक मुख्य रूप से होता है जो मतलब मिट्टी को प्रभावित करता है ना, ठीक है। सूर्य की किरणें भी ऊपरी स्तर पर नहीं मिली, निचले स्तर पर ज्यादा है, तो वो भी क्या की, वो भी मिट्टी को प्रभावित कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये भी निष्क्रिय कारक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये सॉरी, हाँ ठीक है, ये निष्क्रिय कारक है, ठीक। जलवायु है सक्रिय कारक, ठीक है। क्योंकि जलवायु तो प्रतिवर्ष होगा, प्रतिवर्ष का मतलब प्रतिदिन होगा, ठीक है। मानसून के रूप में ही देखा जाए, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर होता है, ठीक है। तो दैनिक तापांतर तो डेली होगा, वार्षिक तापांतर तो वर्ष में होगा, लेकिन ये दोनों स्थितियां क्या होंगी, जलवायु से संबंधित है। और ये जलवायु क्या होंगे, उस मिट्टी को प्रभावित करेंगे, ठीक है। एक और निष्क्रिय कारक है, जो इसे क्या कहते हैं, समय, समय, ठीक है, इस टाइम जिसे कहते हैं, ये भी प्रभावित करेगा। हाँ, एक दो दिन में तो नहीं करेगा, लेकिन आप ये बताइए कोई चट्टान कितनी बारीक हुई है, यहाँ से टाइम तो लगा होगा ना इसको निर्माण में, ठीक है। ये मिट्टी कब बनी होगी, ये मिट्टी, इनको समय लगा होगा, यहाँ से टूटी ये बना, फिर यहाँ से टूटा ये, फिर यहाँ से टूटी ये बना, इसका मतलब बहुत समय लगा होगा इस मिट्टी को बनने में। तो समय एक महत्वपूर्ण है। और मिट्टी की परिपक्वता में कितनी मिट्टी परिपक्व है या कितना उसकी मतलब ऊर्जा क्षमता है, ये मुख्य रूप से निर्धारित कौन करता है, समय करता है, ठीक है। तो मिट्टी की क्षमता, परिपक्वता, ठीक है, ठीक है। मृदा मोटाई, ठीक है, मृदा मोटाई, ठीक। ये सभी क्या निर्धारित करता है, ये समय निर्धारित कर। मृदा मोटाई का मतलब ये हुआ कि लगातार जितना टूटेगा समय पर उतना ये मोटा होता चला जाएगा, उतनी मोटी होता चली जाएगी, या समय जैसे जैसे बीतेगा क्या होगा, आप ये जानते हैं, ये वाला क्षेत्र जो पूरा मिट्टी वाला क्षेत्र है, ये उत्तर भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पास क्या है, नदियां लगातार बह रही थी, लगातार बहने से क्या हुआ, इस पूरे क्षेत्र में पहले जब शुरुआत में था, यहाँ मिट्टी तो थी नहीं, ठीक है। जब हिमालय नहीं बना था तब तो केवल पठारी भाग था, बाद में हिमालय बना, फिर वहां से नदियां बही, तो वो क्या हुई, चट्टानों को काट काट, हिमालय को काट काट वापस लाती रही, ठीक है। और लाकर यहाँ पास छोटे छोटे बारीक कणों में यहाँ एकत्रित करती रही। और आज तो देखिए यहाँ पास बहुत ज्यादा गह रही है, ठीक है। तो लगभग 200 मीटर की नीचे तक चले जाएंगे तो मिलता है, ठीक है। मतलब ये मिलता है, ठीक है, भूमिगत जल प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक। तो भूमिगत जल प्राप्त होता है मतलब उसकी मोटाई भी मृदा की इतनी है, ठीक है। तो समय एक महत्वपूर्ण कारक है, क्या करने के लिए, ये भी मिट्टी को प्रभावित करता है, ठीक है। किस किस चीज में, जैसे मिट्टी की क्षमता, परिपक्वता, मृदा परिच्छेदिका, ठीक है। अभी मृदा परिच्छेदिका देखेंगे, उसमें महत्व परिच्छेदिका कुछ नहीं है, इसी चीज को बताया गया, लेकिन अलग अलग स्तर, ए स्तर, बी स्तर, सी, ठीक है। और सी में भी अलग अलग तरीके से बांट दिया गया, ठीक है। निच्छालन भी होता है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक। तो समय भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। आगे चलें, और भी दो कारक बचे हैं, उसको देख ही लेते हैं। अब क्या है, चौथा कारक कौन सा है, एक है जैविक पदार्थ, ठीक है, जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ में क्या होगा, जैसे इसमें एन नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक। आप जानते हैं कि जैविक पदार्थ ये हो गया, और ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस मान लेते हैं जो पत्तियां, जो पेड़ पौधे होते हैं, सड़कें गल जाते हैं, पेड़ पौधे जो सड़कर मिट्टी में जो मिल जाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं पतझड़ आती है,
पतझड़ आने के बाद वो सड़ गल के, जब वहाँ वर्षा होती है वो सड़ गल के पत्तियां नीचे चली जाती है, ठीक है। तो वो भी तो क्या होगी, वो जैविक पदार्थ ही है। हम लोग नाइट्रोजन जाते हैं, राइजोबियम का नाम सुने ही होंगे। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, ठीक है। कि जब चना बोते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी हम जब भूमि पर चना लगाते हैं, किसी के जो कृषि करने योग्य भूमि है उस पर चना लगाते हैं, तो क्या होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है, ठीक है, स्वयं कर देता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, क्योंकि उसमें जीवाणु पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की पूरी भूमिका वहां पास हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी फसल मतलब अंतराल में बोना चाहिए, कि एक ही फसल बार बार ना बोया जाए, कि अलग अलग फसल बोएंगे तो वहां पास उसकी प्राकृतिक रूप से जो जैविकता है, ठीक है, या उसकी उर्वरता बनी रहेगी, ठीक है, ठीक। तो जैविक पदार्थ भी जैसे ह्यूमस हो गया, पेड़ पौधे सड़कर जो गल जाते हैं, अब ये गल गए तो उसमें मिल गया, ठीक है, उसके क्या हो गया, उसके ऊर्जा को बढ़ा दिया। ऊर्जा का मतलब यहाँ पास मिट्टी की ऊर्जा बढ़ने का मतलब क्या हो गया, कि वो ज्यादा उर्वर हो गई, ठीक है, ठीक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टियों में अलग अलग पाया जाता है। कहीं कहीं पर भी ज्यादा पाया जाता है, कहीं पर नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम, फास्फोरस की कमी पाई जाती है ज्यादातर पदार्थों में, ठीक है, मतलब ज्यादातर मिट्टियों में, ठीक है, ठीक। तो ह्यूमस भी पेड़ पौधे जहाँ सड़े गलेंगे वहां पास वो स्थिति होगी कि उसकी उर्वरता बढ़ा भी सकती है, ठीक है। तो ह्यूमस भी इसमें आता ही है, ठीक है। तो जैविक पदार्थ भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्या करने के लिए, यह मिट्टी को प्रभावित करता है, ठीक है, ठीक। अब एक जो लास्ट कारक बचा वो है वो क्या है, एक कारक है जलवायु। अब आप जलवायु में दो फैक्टर तो आपको याद ही रखने हैं, इसमें एक तापमान और एक वर्षा या आर्द्रता, ठीक है। आर्द्र भूमि होगी तो आप जानते हैं वर्षा जितनी ज्यादा होती है, वर्षा अगर ज्यादा ठीक ठाक होती है तो वहाँ खेती दूसरी तरीके से होगी, वहाँ मिट्टी भी दूसरी तरीके से पाई जाएगी। तापमान पर भी तो निर्भर करते हैं, ठीक है। तो जलवायु में मुख्य रूप से तापमान एवं वर्षा ये दो कारक निर्भर हैं, ठीक है। मतलब जलवायु में ये दो कारक हैं। अब ये दो कारक मिट्टी को प्रभावित करेंगे ना करेंगे, ठीक है। तापमान जिस अनुसार होगा उसी, जैसे यहाँ पर बहुत तापमान है तो मरुस्थलीय मिट्टी पाई गई, लेकिन वहाँ नमी नहीं है, ठीक है। अब जहाँ पास तापमान भी है नमी भी है तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई गई, यहाँ पास तापमान है और नमी भी बहुत ज्यादा है तो यहाँ पास जलोढ़ मिट्टी पाई गई। यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, तापमान में वर्षा भी हो जाती है, ठीक है। पीट मिट्टी यहाँ पाई जाती है, दलदली मिट्टी, ठीक है, वहाँ वर्षा बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र हो जाता है। तो जलवायु महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सक्रिय कारक में आएगा, क्योंकि जलवायु तो दिन में परिवर्तन, मतलब जलवायु तो एक लंबी अंतराल की स्थिति होती है, लेकिन उस लंबे अंतराल में कुछ छोटा सा जो भाग होगा दैनिक तापांतर, वो तो महत्वपूर्ण करेगा ही ना। दैनिक तापांतर होता है वार्षिक तापांतर, ठीक है। जलवायु तो लंबे समय की स्थिति है, ठीक है, ठीक। तो तापमान एवं वर्षा भी क्या करता है, प्रभावित करता है। या मुख्य रूप से हम जलवायु की बात कहें तो वो भी क्या करता है, मिट्टी को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो इतना ही था, हो गया। अब इसमें क्या था, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक। तो क्या देखें हम लोग, मिट्टी के होता क्या है, मिट्टी कुछ नहीं, जो ऊपरी सतह है ना वही मिट्टी है, जो बारीक एवं असंगठित पदार्थों से बनी होती है। जो मिट्टी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर वही मिट्टी कहलाती है। या जो कहा गया है वो एक और जो मतलब परिभाषा ये है कि खनिज पदार्थ, जो बारीक खनिज पदार्थों से जो मिलकर ऊपरी सतह बनी है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों के निर्माण में सहायक होती है, उसे मिट्टी कहते हैं, ठीक है, ये कहा गया। फिर इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक में 5 कारक होते हैं। मूल चट्टाने तो महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी से उत्पन्न हो रही है मिट्टी, ठीक है। इसके बाद उच्चावच की स्थिति है, समय जिस प्रकार समय होता जाएगा उसी प्रकार मिट्टी की मतलब कुशलता बढ़ेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जलवायु एक कारक है, जलवायु हो गया। 4 एक कारक हम इससे पहले देख लिए, ठीक है, जैविक पदार्थ उसके बारे में हो गया, ठीक। तो हो गया कंप्लीट। तो ये हो गया। कल हम लोग देखेंगे मिट्टी देखेंगे, लेकिन मृदा प्रच्छेदिका देख लेंगे और साथ ही साथ जो समान रूप से मिट्टियां उनको देखेंगे। फिर एक एक मिट्टी करके, काली मिट्टी करके उठाएंगे उसको देख लेंगे, लाल मिट्टी उठाएंगे उसको देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी उठाएंगे उसको देखेंगे, और मरुस्थलीय मिट्टी उठाएंगे उसको देखेंगे, पर्वतीय मिट्टी उठाएंगे उसको देख लेंगे, ठीक है। एक एक करके उठाकर उसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक, हम लोग कल मिले, चलिए ओके। आप लोग बताएंगे ना, ठीक है, आप बता जरूर दीजिएगा, ठीक, ओके।